मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चले बसे थे। मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन जब मेरी भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का काम काज करवाया करती थी। उन्होंने मुझे घर में पूरी नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से पैसे मांगती तो वो मना कर देती थी कि इसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुमने इसे पैसे दिए तो ये आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल इसकी शादी भी होगी दूसरे के घर जाकर, तब यही सब करती रहेगी तो तुम्हारे ही नाम खराब होगा ना। मेरी भाभी हमेशा ही भाई को भड़काया करती थी। मेरे भाई की शादी मेरे दूर के रिश्तेदार ने करवाई। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीबी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्तावा करता था। मैं मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो करती थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती तो अपने सारे दुख दर्द भी भूल जाया करती थी। सहेलियों के साथ बैठकर मेरा भी मन लग जाया करता था। मेरी सहेलियों की भी शादी अब जल्द से जल्द हो रही थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। लेकिन माँ बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों की को मुंह मांगी कीमत भी अदा किया करते थे। शादी होते देख कर मेरे भी कई सारे अरमान थे। मेरा भी मन था कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो जो मुझे बेपनाह मोहब्बत करे। मेरी सहेलियां भी मुझे शौहरत के बारे में बताया करती थीं, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात उठने लगे। मैं कम उम्र की थी, इसीलिए मुझे शौहरत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सहेलियों की बात सुनने के बाद और ये सोचती थी कि मैं इसी तरह अपने पति के साथ शादी की रात बहुत प्यार लुटाऊंगी। अब मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि जब मेरी भी शादी होगी तब मैं खूब मज़े किया करूंगी। इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। घर के काम काज करके मैं शाम को अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। अक्सर मुझे अपने पति के साथ स्वागत के बारे में बताया करती थी। मैं भी उनकी बातों को सुनकर बड़ी ही मज़े लिया करती थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने भाभी से कहा कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे, जिसे सुनते ही भाभी जल्दी खड़ी हो गई और कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भाई और मैंने भाभी की तरफ देखा तो वह कहने लगी मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननद के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैंने सोचा चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वह भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घराने में करेंगी। ये सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी कि कविता, एक लड़के के यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने ये बात कही कि भाभी आपने तो इस लड़के को मुझसे मिलवाया नहीं, तब भाभी कहने लगी ये कोई बात हुई, लड़कियां भला लड़कों से मिलती हैं क्या। मैंने कहा कि ठीक है, तो आपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया। दोस्तों, मेरी भाभी जो थी वो बड़ी ही चालाक किस्म की थी, जो उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वालों की डिमांड के अनुसार उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्हें एक बहुत ही अच्छे घराने के लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। और खुशी की बात तो ये है कि इस लड़के के परिवार वालों ने शादी के लिए कोई डिमांड नहीं रखी है, यानी कि हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मेरी बीवी पर पूरा गर्व है, वह मेरी बहन के लिए बेहतर ही चुनेगी। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। भाभी के कहने से मेरी शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। उन्हीं हफ्तों में अपनी शादी के लिए मैं बड़ी बेकरार थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझे शादी की रात की पूरी ट्रेनिंग पहले से दे रखी थी, ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह दिन गुजर चुके थे। मेरी शादी की रात भी नज़दीक आ चुकी थी। मेरी शादी की रात के समय होने वाली थी, इसी वजह से मैं दूल्हा को बिल्कुल भी नहीं देखा था। भाभी ने चुपचाप मुझे सोफे पर ले जाकर बैठा दिया। मैं बड़ी बेकरार हो रही थी। अब आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा और मुझे अपने भाई और भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि किस्मत
में हमारे क्या लिखा होता ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। बड़ी ही सादगी के साथ उस दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो बहुत ही पुराना सा घर था, जहाँ पर दीवारों को भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया गया था। मैंने सोचा कि शादी वाला दिन है, कम से कम लड़के वालों को अपने घर की मरम्मत तो करवा लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने बस इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर का हाल बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का था, बल्कि हमारे घर से भी ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे पति ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग थी, इसी वजह से कुछ रस्म करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, कमरे का मंजर देखकर मैं तो थोड़ा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई थी। मेरे पति ने कमरे में भेजकर मुझे कहा कि मैं कुछ देर बाद वापस आता हूँ, तुम बैठकर यहाँ आराम करो। और मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी बेबसी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा चलो घर जैसा भी हो, लेकिन पति तो अच्छा निकला, क्योंकि उसने शादी के दौरान हमसे कोई भी डिमांड नहीं की थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब मैं अपने पति के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। मुझे किस तरह अपने पति से प्यार करना है, पति को कैसे अपनी तरफ करना है, यह सोचकर मैं मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन फिर पूरे 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वह जिस हाल में आया था उसे देखकर मैं पूरी चौंक गई थी, क्योंकि वह पूरे नशे में धुत था। मैंने अपने पति को पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बिठाया। तभी मेरे पति ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ मेरे साथ जो किया, उन्होंने मेरी चीख निकाल दी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझसे बेपनाह प्यार करे, लेकिन जिस हाल में और जिस तरीके से ये मुझ पर प्यार लुटा रहा था, ये मुझे बड़ा ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो, लेकिन अभी तक भी मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वह सच्चाई जिसे मेरे भाभी ने मुझसे और मेरे भाई से छिपा कर रखा था। मेरी भाभी ने बड़े ही चालाकी से ये खेल खेला था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मेरा पूरा बदन कमजोर हो चुका था, लेकिन सुबह सुबह मेरी सास दरवाजा खटखटाने लगी थी। वह मुझे कहने लगी कि बहू जल्दी उठो और घर के साफ सफाई करो, जिसे सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर का सफाई के लिए कहती है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनका यही रिवाज होगा। इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करो। बहुत टाइम से घर की अच्छे से सफाई नहीं कर पाई थी, तो तुम आ गई हो तो अब तुम से ही किया करोगी। ये सब देखकर मैं आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी। इसका क्या मतलब था? लेकिन नई नई शादी हो जाने की वजह से मैं अभी अपनी सास से कोई सवाल नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं चुप रही। इसी तरह मैंने सारा दिन घर की सफाई में बिता दिया था। मेरे हाथों की जो मेहंदी थी वो भी एक ही दिन में धुल चुकी थी, क्योंकि घर काफी दिनों से गंदा पड़ा था, जिसे साफ करते करते मेरे हाथों की मेहंदी जो थी वो उतरने लगी थी। मैंने सोचा चलो आज मेरा पहला दिन है और ससुराल में तो ये सब तो करना ही पड़ता है, और घर भी तो मेरा खुद का ही है। ये सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया था। मेरी सास ने खाना खाया और जब मैं अपने पति का इंतजार करने लगी तो मेरी सास मुझे कहने लगी थी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद खा लेगा। अपनी सास की बात को मान लिया और वही खाना खाने लगी थी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। तब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया था और वह आज भी नशे की हालत में था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी थी। आज भी मेरा पति ने पहली रात की तरह ही मुझ पर अपनी हुकूमत जताई थी। मैंने कई बार उन्हें पीछे करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति को जो पकड़ी थी वो इतनी मजबूत थी कि मैं उन्हें अपने से दूर भी नहीं कर सकी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस घर में काम करने के लिए आई हूँ।
और रात को भी इसी तरह का ये सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा पति रोज रात के नशे की हालत में आता और मेरे साथ जो जबरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरी भाभी ने ही मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। उन्होंने मेरी शादी शराबी के साथ कर दी है, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल बहुत किया था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को ये सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरे भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और फिर वह भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैंने उसे अपनी किस्मत समझकर आगे की ज़िंदगी बिताने लगी थी। मन ही मन मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। घर की हालत भी ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि मेरा पति एक दिन पैसा कमाता तो दूसरे दिन उसे पैसे को उड़ा देता। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि किसी नौकरी भी कर सकूं। मेरी ससुराल में 2 गाय थी जो मेरी सास की थी। वह गाय का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैंने धीरे धीरे गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी। धीरे धीरे मेरे हालात बेहतर होने शुरू हो गए थे, लेकिन मेरे पति भी ज़बरदस्ती इन पैसों को छीनकर शराब पीने के लिए चला जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती थी। भगवान ने आखिर मुझे किस चीज़ का सज़ा दी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खुशी में मुझे अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण मिली थी। बच्चों को देखकर ही मैंने अपने आने की ज़िंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चों की खुशी में उसने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। अब वह घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा पति इस हालात में भी मेरे साथ गलत ना करे, इसी वजह से उसने मुझे अपने साथ कमरे में सोने की इजाज़त दे दी थी। इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और वह मुझे माँ कहकर बुलाएंगे। पति का तो प्यार इस जन्म में मिलने से ही रहा और ना ही मुझे मेरे माँ बाप का मिला। कम से कम मेरे खुद के बच्चों का तो प्यार मुझे मिलेगा, यही सोचकर मैं बहुत खुश थी। फिर पूरे 9 महीने के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कुछ दिन तो मैं बिस्तर पर ही आराम कर रही थी, क्योंकि बच्चे हो जाने की वजह से मुझ में बहुत कमज़ोरी हो चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे घर की हालात भी फिर से ख़राब होने लगे थे, क्योंकि मेरा पति तो कोई कामकाज भी बिल्कुल नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास थी जो मेरे बच्चों की देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। 1 महीने दूध न बेचने की वजह से जो मुझसे दूध खरीदा करती थी, उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। मैं जब शाम को अपने बच्चों के पास आती तो भूख से बिलखते रहते और रो रो कर बुरा हाल हो जाता था उनका, जिसे देखकर मुझे काफ़ी दर्द होता था। मन ही मन बहुत दुखी होती थी कि कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सास मुझे बहुत हिम्मत दिया करती थी। वह मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो। देखो कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहाँ किसी को ज़रूरत हो। यही सोचकर दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में मैं दूध बेचना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री भी होने लगी थी। लोग दूध के बदले मुझे काफ़ी अच्छी कीमत दिया करते थे, जिससे मेरे घर का हालात बहुत बेहतर होने भी शुरू हो चुके थे। एक दिन जहाँ मैं दूध बेचने के लिए रोज़ जाया करती थी, वहाँ एक औरत थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। वह औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हारा दूध बाकी दूध वालों के मुकाबले काफ़ी फ्रेश होता है। तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सा बंगला पड़ता है, तुम वहाँ पर ही रोज़ दूध देकर आना। वहाँ पर तो तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे भी दें। जिसे सुनते ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हुई थी। मैं बहुत ईमानदार लड़की थी, मैंने कभी भी दूध में मिलावट नहीं की थी। इसी वजह से लोग मुझसे दोबारा दूध खरीदा करते थे। दूसरे दिन उस औरत के कहे के मुताबिक मैं उस पते पर पहुँच चुकी थी। वह अब बंगला आगे से काफ़ी ज़्यादा दूर भी था,
जैसे चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आने लगी थी। वह घर बाकी घरों के मुकाबले काफ़ी अलग सा था। जब मैं उस बंगले के दरवाज़ा खटखटाया तो सामने एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ा सी गई। वह मुझे देखकर घूर कर कहने लगा कि आप कौन हो? मैंने कहा जी मुझे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर फ्रेश दूध की ज़रूरत है। उस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर मुझे पूछने लगा, तुम दूध में मिलावट तो नहीं करती? मैंने ये कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार इस दूध को खरीदें, जब आप इसे खरीदेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मुझे तुम रोज 1 लीटर दूध दे दिया करो। दूध देने के बाद मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। अब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे एक और जगह पर दूध बेचने का काम मिल चुका था। अब मैं रोज इसी तरह दिन रात मेहनत किया करती थी और रात को जब घर आती तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की ज़रूरत को भी पूरा करने लगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें कम ही नहीं हो रही थी। अभी भी बहुत सारी परेशानियां आनी बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने के लिए गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो कुछ देर बाद ही अंदर से एक बहुत ही तेज तेज एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई आने लगी। वह आदमी भागता हुआ उस बच्चे को चुप कराने के लिए गया, घर के अंदर चला गया। बच्चों की पुकार से मैं भी अंदर भागती हुई आई थी। उसका बच्चा बहुत ही जोर से रो रहा था। वैसे भी वह बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। जैसे वह आदमी बच्चों को चुप करा रहा था, मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, मैं इसे चुप करा देती हूँ। वह आदमी मुझे बड़ी बड़ी आंखें से देखते हुए कहने लगा कि तुम एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चों को संभाल पाओगी? तभी मैंने उससे कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक बार मुझ पर यकीन करें। जब उसने बच्चे को मेरी गोद में दिया तो वह थोड़ी देर में ही चुप हो चुका था। वह बच्चा बड़ा ही देखने में खूबसूरत था। उसकी मासूमियत उसे बच्चों के चेहरे पर पूरी झलक रही थी। वह आदमी मुझ पर फिर से बड़ी बड़ी गहरी आंखों से देख रहा था। तभी मुझे कहने लगा कि तुम्हारी उम्र से तो ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। कुछ देर बाद बच्चा शांत हो जाने से मैंने उस आदमी को वापस कर दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मैं रोज दूध देने के बाद उस आदमी के साथ बातचीत क्या करती थी। वह आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान था। उसने बताया था कि उसका एक ही बच्चा है और बच्चे की डिलीवरी के बाद उसकी माँ चल बसी थी। तभी से वह बच्चे को खुद ही संभालता आ रहा है। उसे बहुत दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में। मैंने कहा तो आप किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी भी कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी दूसरी औरत दूसरे पति के बच्चों को जैसा प्यार बिल्कुल नहीं दे सकती। तभी उस आदमी ने मेरे बच्चे के बारे में भी पूछा। मैंने भी उसे अपनी कहानी बता दी थी। वह आदमी काफी नेक दिल इंसान था। अब मैं रोज उसके घर दूध बेचा करती थी और उसके बच्चों के साथ थोड़ा वक्त भी बिताया करती थी। उसका बच्चा मेरे साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। अब मैं इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति तो दिन रात अब नशे की हालत में रहता था। उसे तो मेरी और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे तो अपनी खुद की माँ की भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की निमोनिया हो चुका है। इसके लिए काफी सारे पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं भागती हुई घर आकर अपने पति से भी मांगने लगी थी, लेकिन वह तो मुझे धक्का देकर दोबारा घर से चला जा चुका था। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन घरों में दूध बेचा करती थी मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ अब एक ही घर बचा था। मैं भागती हुई उस आदमी के घर पहुंची थी। मुझे इतना हड़बड़ा कर देखकर वह आदमी मुझे कहने लगा, क्या हुआ कविता? मैं जल्दी से उसके आगे हाथ जोड़ दिया कि मुझे अभी कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा।
मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा पति भी पूरे निकम्मा है। वह अभी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसे तो मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कुछ देर तो वह आदमी सोचने लगा, फिर उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुकी थी। वह आदमी मुझे कहने लगा कि आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैंने कहा, अभी आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। वह कहने लगा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। देखो, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है। तुमने मेरे बच्चों की एक माँ जैसे प्यार दिया है और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल चुका है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप हो चुकी थी। वह बड़ी बड़ी आंखों करके मुझे देख रहा था। तभी वह मुझसे कहने लगा कि तुम अपने पति की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे उसे कुछ पैसे देकर तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सकती हो। देखो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारा आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। वह एक शराबी इंसान है। एक शराबी इंसान के साथ जिंदगी क्या होती है वो तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो, और तुम कब तक ऐसे धक्के खाती रहोगी? मैं चुपचाप उस आदमी की सारी बातें सुनती रही। वह आदमी जो बातें कर रहा था वह एक हिसाब से बहुत सही कह रहा था। मैंने जब से शादी की है, मैंने तब से कोई सारे दुख झेले हैं। मेरे पति ने कभी भी मेरे साथ नहीं दिया। उसने कभी भी मेरी जरूरत को नहीं समझा। और अगर आज मैं उस आदमी की बात नहीं सुनती तो मेरे बच्चों की भी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चों के लिए उस आदमी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मैंने उस आदमी की बात को मान लिया था। फिर उस आदमी ने मेरे कहे मुताबिक मुझे 1 लाख रुपए दिए, जो मैंने अपने बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया। कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा और इसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल से सेहतमंद हो चुके थे। मैं वापस अपने घर ले आई। अब कुछ दिन बाद वह आदमी मेरे घर पहुंचा। उसने मेरे पति को 2 लाख दिए। उसके बाद मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। उसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं भी चुपचाप डिवोर्स के पेपर पर साइन करके उस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद मैं उस घर जाकर रहने लगी। कुछ दिन तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के दिल में जो मेरे बच्चों को लेकर जो मोहब्बत थी, उसे देखकर मैं पूरे पिघल चुकी थी। वह आदमी सच में नेक इंसान था। वह मेरे बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करता। उसने मेरे बच्चों को भी मैं अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया था। जब भी वह शाम को घर वापस आता तो अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौने लेकर आता था। अब धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। शादी हो जाने के बाद हमने एक बार भी सुहागरात नहीं मनाई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इसी वजह से मैं शाम को अपने पति के आने से पहले ही पूरे घर को अच्छी तरीके से सजा लिया। जब मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे देखकर हैरान ही हो चुका था। मैंने सारे बच्चों को दूसरे रूम में सुला दिया था। मैं अपने पति को हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। वह कमरा देखकर मुझे बड़ी बड़ी आंखें कर देखने लगा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा, तुम मेरी जिंदगी में आए हो और मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मेरे बच्चों को बेहतर बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद अभी भी मैं अपनी जिंदगी में परेशानियां झेल रही होती। इसके आगे मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेरे पति ने मुझे चुप कराते हुए कहा, जो वक्त गुजरा है उसे छोड़ो और जो वक्त है उसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर हमने एक दूसरे पर खूब जम के प्यार भी किया था। आज मेरी जो जन्मों की प्यास थी वह मैंने पूरी की थी। जो शादी को लेकर डर था आज पूरा खत्म हो चुका था। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।